अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने ग्रेड ए कंप्लीट कर लिया है जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मौजूद हैं। अब जो ग्रेड ए है उसका नाम हमने रखा था व्हाट इज बिजनेस। चैप्टर नंबर 1 का नाम था नेचर ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 2 का नाम था ओनरशिप ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 3 का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब मैं YouTube पे एक समरी लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड वो तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं जो हमने बहुत डिटेल में कवर किए थे। वो तमाम टॉपिक्स भी मौजूद हैं जो हमने कवर किए ही नहीं थे, और वो तमाम टॉपिक्स भी मौजूद हैं जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में डायरेक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाएगी। तो वो लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों ने देख लेना है। Now let's proceed towards chapter number 4 जिसका नाम है sources of business finance। यहाँ से हमारी ग्रेड बी शुरू हो जाती है जिसका नाम हमने रखा था what are business functions। एक बिजनेस फंक्शन है फाइनेंस का, चैप्टर नंबर 4। एक बिजनेस फंक्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, चैप्टर नंबर 5। एक बिजनेस फंक्शन है बिजनेस एथिक्स का, चैप्टर नंबर 6। एक बिजनेस फंक्शन है मार्केटिंग का, चैप्टर नंबर 7। एक बिजनेस फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स का, चैप्टर नंबर 8। एक बिजनेस फंक्शन है ऑपरेशंस का, चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले इस फ्रेज को समझते हैं कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो वर्ड है बिजनेस, इसे हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ग्रेड ए में। दूसरा वर्ड है फाइनेंस। अब ये जो वर्ड है ना फाइनेंस, अब आप बिजनेस में कहीं भी पैसे या फंड सुनोगे ना, आपने रिप्लेस कर देना फाइनेंस से। कि मैं अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा हूं, या मैं अपना बिजनेस कुछ पैसे से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में मैं जो मेरे पास पैसे रखे होते हैं, मैं ये डिसीजन मेकिंग करता हूं कि बिजनेस में पैसे रहने दूं, या कुछ पैसे मैं एक्सपेंस आउट कर दूं, या कुछ पैसे मैं जो है वो री इन्वेस्ट कर दूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप पैसे कहाँ से लेकर आते हो, अपनी जेब से लेकर आते हो या किसी और सोर्स से लेकर आते हो, तो इसका मतलब ये है कि यू आर सोर्सिंग फाइनेंसेस इन योर बिजनेस। आप अलग अलग सोर्सेस से फाइनेंस को अरेंज कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, और जब पैसे आ जाते हैं तो कितने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ आप पैसों को यूटिलाइज कर रहे होते हो। अब यहाँ पे एट अ ग्लांस में लिखा हुआ है टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, financial management is critical to decide which type of financing is required to maximize shareholders value। अब ये जो तीन लाइनें हैं ना, अगर मैं इसको बिल्कुल ब्लर कर दूं तो इस पे मुझे तीन वर्ड्स हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। मैं अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता हूं। सबसे पहली बात यह कि व्हाट इज शेयर होल्डर्स वैल्यू। इसमें आपको ओनर की वैल्यू समझना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटर की वैल्यू क्या होती है, पार्टनर्स की वैल्यू क्या होती है, फिर आपको शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी समझ आ जाएगी। लेट मी गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल कि सोल प्रोप्राइटर ने 1 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी बिजनेस की वैल्यू और उसकी अपनी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। बिजनेस 1 साल चला, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो 50 लाख रुपए बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगा, वो घर पे 1 रुपया लेके नहीं जाएगा। उसने 50 लाख रुपए बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ पे जैसे जैसे अपने बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करेगा, तो उसके बिजनेस की वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली दो पार्टनर्स मौजूद थे, 50-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 1 करोड़ रुपए का कैपिटल था। पार्टनर ए की वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए, पार्टनर बी की वैल्यू है 50 लाख रुपए। 1 साल बिजनेस चला, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 25-25 लाख रुपए, और अपने अपने प्रॉफिट को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दिया, घर पे कुछ लेके नहीं गए। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स की वैल्यू 25-25 लाख रुपए से इंक्रीज होके हो गई 75-75 लाख रुपए, यानी कि उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई। इसी तरीके से कंपनी के अंदर जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि पार्टनर्स को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना, बल्कि उसे रिटेन कर लेना है ताकि उन रिटेन्ड अर्निंग्स को हम यूज कर सके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बिजनेस एक्सपेंड होगा तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। कैसे?
लेट सपोज एक शेयर होल्डर है, उसने 10,000 शेयर परचेज किए हुए हैं, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो इसका मतलब है कि उसके पास की जो वैल्यू है 1,00,000 रुपए। कल कोई शेयर की वैल्यू लेट सपोज 20 रुपए हो जाती है, तो उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए से हो जाएगी 2,00,000 रुपए। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू। और इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक काम और होता है कि उन्होंने एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम, ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी काम को फुल पोटेंशियल के साथ कर रहे होते हो। अगर आप अपनी बैलेंस शीट को, अपनी इनकम स्टेटमेंट को, अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो कि वो ऑप्टिमाइज हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए फॉर योर बिजनेस, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सवाल ये आया कि सर मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा सकता हूं? आप करोगे तीन चीजें। आप बैलेंस क्रिएट करोगे डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग के दरमियान। यानी कि जो मैं बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा हूं, अगर वो पैसे ऐसे हैं कि मुझे इन पैसों को किसी XYZ टर्म के बाद वापस करना है, यानी कि मेच्योरिटी आने पे मुझे वो पैसे वापस कर देने हैं। और दूसरा, जब तक ये पैसे मेरे पास मौजूद है, मैं क्या करूंगा, इस पे इंटरेस्ट पे करूंगा पीरियोडिकली। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डेट फाइनेंसिंग है। मैंने पैसे उधार लिए हैं, मैंने बोरो किया है, किसी ने मुझे लैंड किए हैं। सही है। एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ये भी तो हो सकता है कि लेट सपोज मैं अगर अपनी जेब से पैसे लेकर आ रहा हूं या मैं किसी और सोर्स से पैसे लेकर आ रहा हूं, अब जब तक वो बिजनेस बंद नहीं हो जाता मैं वो पैसे वापस नहीं करूंगा, और जब तक मेरे पास पैसे मौजूद हैं मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं दूंगा। मैं डिविडेंड दे सकता हूं, मैं प्रॉफिट शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। यानी कि ये उधार के पैसे नहीं है, जिससे भी मैं पैसे लेकर आ रहा हूं मैं उसको किसी ना किसी फॉर्म में ओनरशिप दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस में एक बैलेंस होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी अक्सर ये समझते हैं कि डेट फाइनेंसिंग जो है अच्छी चीज नहीं है। सही है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि हम लोग जो है वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ इसलिए नहीं जा रहे होते कि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। बीइंग मुस्लिम आई स्ट्रांगली एग्री कि इंटरेस्ट हमारे पास किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट की तरफ जाना बिल्कुल कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन चलो लेट सपोज अगर आपको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे भी रहा है ना, तब भी आप घबराओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं इनका लोन की अमाउंट वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस चक्कर में हम डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाते ही नहीं है। डेट फाइनेंसिंग के कितने एडवांटेजेस हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपने क्या करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस में। दूसरा, आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब ये है कि अगर आप पैसे बोरो करो और उसे एक साल के अंदर अंदर वापस कर दो, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और अगर आप पैसे ले रहे हो लॉन्गर टर्म के लिए, 2 3 4 5 6 साल के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अपने फायदे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अपने फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अपने अपने नुकसान भी हैं। तो दोनों के बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए आप एक ब्लेंड बना लेते हो। सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंस में जाओगे तो नुकसान में रहोगे, सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जाओगे तो नुकसान में रहोगे। तो यहाँ पे आपने बैलेंस क्रिएट करना है डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस पे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे। और आपने इंश्योर करना है कि आपके पास इतना कैश मौजूद हो कि आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है वो इजीली निकल सके। यानी कि आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, आपके पास कैश या कैश के इक्विवेलेंट एसेट होने चाहिए। व्हाट इज लिक्विडिटी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक्टिवली परस्यू कर रही होती है, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू और दूसरी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है जो कि इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है कि छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, उसे फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फंड्स का इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। फंड का इनफ्लो का मतलब क्या है, आप कोई भी सेल कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, या लेट सपोज आपने किसी को उधार पे सामान बेचा था, वो आपको बाद में पैसे दे रहा है, तो आपके पास पैसे किसी ना किसी फॉर्म में आ रहे होते हैं। आप क्या करते हो, बोरो कर लेते हो तो पैसा आ जाता है, किसी को ओनरशिप दे देते हो तो पैसा आ जाता है।
फंड्स का आउटफ्लो भी होता है, आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आपको एक्सपेंस कर लेते हो तो पैसा चले भी जाता है। तो पैसा आना और जाना इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। इस फाइनेंस को कैसे सोर्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अगले लेक्चर में हम डेफिनेशन और फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातों को पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।